Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Structure of Atom. अब जो टॉपिक होने वाले हैं वो थोड़े से टफ हैं, थोड़ा सा ध्यान देके चलना. स्ट्रक्चर ऑफ एटम. लास्ट लेक्चर में जो कराया था वो एक बार देख लेना. एक तो ये जरूर पूछ लेना, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं देना चाहता हूं. डिफाइन आइसोटोप्स, गिव एग्जाम्पल्स, जरूरी है. नंबर 2, व्हाई डू आइसोटोप्स शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगला, डू आइसोटोप्स शो difference in their physical properties. ये जरा ध्यान से देख लीजिएगा. और ध्यान से, what define isobars, give example. देखो मेरी प्लीज बात समझना. मैं एक बात बोलने वाला हूं, उसके बाद हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. घर में एक इंसान है पॉजिटिव, दूसरा इंसान है नेगेटिव. ये कहता है पनीर बनेगा, ये कहता है पनीर नहीं बनेगा. ये कहता है पनीर नहीं बनेगा क्योंकि ऑपोजिट है उससे. और एक ये इंसान है जो न्यूट्रल है. ये कह रहा है पनीर बनाना है, बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं. ये कहता है गोभी बनेगी, तो ये बोलेगा कि गोभी नहीं बनेगी. ये कहता है जो बनाना है बना लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो न्यूट्रल लोग शरीफ लगते हैं शरीफ. सपोज करो एक फैमिली में ये लोग ज्यादा हो गए और ये लोग कम है. तो अब क्या होगा? भले ही न्यूट्रल लोग कुछ कहते नहीं है, बट क्योंकि फैमिली में ज्यादातर लोग ऐसे हैं, कुछ भी बने तो वो कुछ नहीं कहेंगे. तो किसकी चलेगी? इनकी चलेगी, इनकी चलेगी, या इनकी चलेगी? मेरी प्लीज बात समझना. आई विश कि मैं तुम्हारी आवाज सुन पाता. प्रोटॉन 2 हैं, इलेक्ट्रॉन 2 हैं, न्यूट्रॉन 5-6 हो गए. तो न्यूट्रॉन वैसे कुछ नहीं करते ना. वो कहते हैं मैं मेरी सुनो ना सुनो, जो हो रहा है वो हर हाल में खुश रहते हैं. मगर क्योंकि उनका नंबर ज्यादा हो गया है, इस वजह से द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम बिकम्स स्टेबल. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं समझाना चाहता हूं. ये बात देखना जरा जो मैं कह रहा हूं. आपके घर में आप हो शैतान. आप खाने को लेके बड़े चूजी हो, मगर पापा कुछ भी खा लेते हैं, मम्मी कुछ भी खा लेती हैं, दादाजी कुछ भी खा लेते हैं, दादी कुछ भी खा लेती हैं, और यहाँ पर भाई आपका वो भी कुछ भी खा लेता है. ये लड़ते नहीं है, जो बन रहा है खा लेते हैं. तुम ही हो जो लड़ाई कर करके खाते हो. तो क्योंकि तुम कम हो नंबर में, इसीलिए घर में इनकी चलेगी. तो जब भी एक एटम में नोट कर लेना, नोट वेन एवर इन न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम protons becomes more than neutrons or protons becomes less than neutrons. या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ज्यादा हो जाए या प्रोटॉन न्यूट्रॉन से कम हो जाए. इन बोथ द केसेस द न्यूक्लियस will start to become unstable. अनस्टेबल बोले तो माहौल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. मैंने अपने हाथ में एक फोन रखा, मैंने एक और फोन रखा अपने हाथ में, ऐसे करके फोन में रखता गया, तो ऑब्वियसली मेरा हाथ स्टेबल नहीं रहेगा, अनस्टेबल होगा. तो अनस्टेबल होगा और हल्का सा झटका गिरेगा, तो क्या मैं सारे फोन फेंक दूंगा? क्या मैं सारे फोन गिरा दूंगा? नहीं. मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम फोन गिरे, कम से कम नुकसान हो, कम से कम फोन गिरे. ये बात याद रख लेना, कम से कम फोन गिरे, मगर फोन तो गिरेंगे क्योंकि मेरा हाथ अनस्टेबल था.
तो याद रख लेना, जब भी किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन बहुत ज्यादा हो जाते हैं न्यूट्रॉन से, या न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाते हैं प्रोटॉन से, तो न्यूक्लियस बिकम्स अनस्टेबल. सो इन ऑर्डर टू बिकम stable, nucleus of an atom emits particles. उसके अंदर से क्या निकलते हैं? पार्टिकल्स. वर्ड देख लेना जो मैं लिख रहा हूं, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. जैसे जैसे मैं बोलता हूं तुम भी साथ साथ लिख सकते हो, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. ऐसा होता है, छोटे मोटे न्यूक्लियस में नहीं होता, बड़ी न्यूक्लियस में होता है. जो बड़े बड़े एटम होते हैं उनकी न्यूक्लियस में ये चीज होती है, पार्टिकल्स इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन. पार्टिकल्स बोले तो अल्फा पार्टिकल्स, जिनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, HE अगर याद हो, +2 और 4 वाला. एक होते हैं बीटा पार्टिकल्स. बीटा पार्टिकल्स बोले तो E-1 0 इलेक्ट्रॉन जैसे होते हैं. और एक होती है गामा रेज. गामा रेज बोले तो जैसी एक्स रेज होती हैं. क्योंकि न्यूक्लियस में माल ज्यादा था, ऑब्वियसली देखो मेरा वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो मेरी बॉडी फटेगी कहीं ना कहीं. फटेगी मीन्स कहीं ना कहीं तो नुकसान होगा, या तो बीमारी लग जाएगी, या मेरे को चलने में दिक्कत आएगी, उठने बैठने में दिक्कत आएगी, क्योंकि मेरा वेट बहुत बढ़ गया है. लॉजिकल बात समझना. तो जब भी एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो जाए न्यूट्रॉन से, या प्रोटॉन बहुत कम हो जाए न्यूट्रॉन से, तो अनस्टेबिलिटी हो जाती है. सरकार में चीजें स्टेबल नहीं होती. तो स्टेबल होने के लिए it emits some particles, and this emission of particles from nucleus of heavier atoms is called, वर्ड देख लेना, वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्टिविटी. इस फिनोमेना को बोलते हैं बेटा रेडियो एक्टिविटी. एंड सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड, वर्ड्स लिखते चलना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. अगर कहीं दिक्कत आ रही हो तो ये लेक्चर एक बार रिवाइंड करके दोबारा से शुरू से पढ़ लेना. इसका एग्जांपल्स मैं जरूर देना चाहूंगा. द आइसोटोप्स ऑफ अनस्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये सब बता चुका हूं. इसका एग्जांपल है कार्बन 14, आर्सेनिक का 74, सोडियम का 24 वाला आइसोटोप, आयोडीन का 131 वाला आइसोटोप, कोबाल्ट का 60 वाला आइसोटोप, यूरेनियम का 235 वाला आइसोटोप्स. ये सब इनके एग्जांपल्स हैं. द हाई एनर्जी रेडिएशंस एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग्स. बताऊंगा अभी क्यों. दी वर्ड एक बार उसका पकड़ लूं. द हाई एनर्जी रेडिएशंस emitted by radioactive isotopes are harmful to human beings. जो मोबाइल में से भी जो रेज निकलती हैं, ये एग्जैक्टली वही रेज होती हैं. बताऊंगा. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. ए से बी तक मैंने एक बंदे को कहा पहुंच, वो ऐसे पहुंचा. दूसरे को बोला पहुंच, वो ऐसे पहुंचा. तो अब इनके पाथ पे हम कमेंट करेंगे. इसने लंबा रास्ता लिया, इसकी होगी लॉन्गर वेवलेंथ. इसने छोटा रास्ता लिया, इसकी होगी शॉर्टर वेवलेंथ. जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट है वो जल्दी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाएगा. इसको बोलेंगे हाई फ्रीक्वेंसी. ये पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट बी से पॉइंट ए जल्दी जा सकता है, क्योंकि सीधा आ रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा आ रहा है, सीधा जा रहा है. जिसकी लॉन्गर वेवलेंथ है उसकी शॉर्टर, शॉर्टर की जगह लिखेंगे लेस फ्रीक्वेंसी. जिसकी लॉन्गर वेवलेंथ है
वो किसी के अंदर कम दूर तक घुस पाएगा, लेस पेनेट्रेटिंग, ये सीधा आया है, दिस इज मोर पेनेट्रेटिंग, तीर भी सीधा आता है, ऐसा घूमता फिरता नहीं आता। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी बोले तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में वो टाइम ज्यादा लेगा। तो अगर 1 घंटे में शॉर्ट वेवलेंथ वाला 10 चक्कर काट रहा है तो शायद वो 4 या 2 या 1 चक्कर काटे। वो रिश्तेदार जो दूर से आता है वो आपके घर कम आता है, और वो रिश्तेदार जो सीधा आपके घर आ जाता है, पास से आता है, वो ज्यादा आएगा। बट यहां पे डिस्टेंस सेम था, इसने डिस्टेंस बढ़ा लिया। अब कहना क्या चाह रहा हूं, हाउ डज, वर्ड देखना मैं जो बोलने वाला हूं, हाउ डज रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एक्सपोजर हार्म्स ह्यूमन बींग्स। हार्म ह्यूमन बींग्स तो छोड़ो, ये प्लांट्स को भी डैमेज करते हैं, ये हर लिविंग चीज को डैमेज करते हैं। तो याद रख लेना, ऑल दी रेडियो, क्या लिख रहे हो चाचा, ऑल दी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हैव, ध्यान देना मैं पीछे आ रहा हूं, हैव शॉर्टर वेवलेंथ, हैव शॉर्टर वेवलेंथ, सीधी आती हैं, ड्यू टू विच दे हैव, वर्ड देखना, हाई फ्रीक्वेंसी, ड्यू टू विच they penetrate deep in our bodies, bodies के अंदर तक चली जाती हैं, and damage our body cells, body is made up of cells, ये आपके body cells को डैमेज करते हैं, and convert body cells into charged particles called ions, क्योंकि ये चार्ज होती हैं तो हमारे सेल्स को भी चार्ज कर देती हैं, और जब वो हमारी बॉडी के सेल्स चार्ज हो जाते हैं, ये चार्ज भागता है। ध्यान देना, these charged particles disrupt cell membranes, ये याद रख लेना। डिसरप्ट क्या बेटा, सेल मेम्ब्रेन्स, हमारी बॉडी की सेल मेम्ब्रेन्स को डैमेज करती हैं, एंड कॉज अ डिजीज लाइक कैंसर, कैंसर होने, ल्यूकीमिया, कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। जी हाँ, ब्रेन का कैंसर, ब्लड का कैंसर और बहुत सारे कैंसर्स हैं, वो वहां लोगों को ज्यादा होता है जहां पर लोग इन रेडिएशंस के एक्सपोजर में रहते हैं। एक्सरे लोग आप करवाते हो, बट एक्सरे बहुत ज्यादा नहीं करवाना चाहिए। जो एक्सरे करते हैं, जहां वहां पर जो लोग बैठते हैं एक्सरे वाली मशीन में, वो लोग कभी भी याद रख लेना, उन लोगों को डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो दिन भर ये फोनों पे लगे रहते हैं, उनको एक्सपोजर ज्यादा होता है। वो लोग जिनके घर के आसपास टावर है, जी हाँ, टावर वाले अगर छत पे टावर लगा जाते हैं तो बहुत सारा पैसा देके जाते हैं। टावर वाले जब छत पे टावर लगाते हैं तो बहुत पैसा देते हैं, लो जी 1.5 लाख किराया ले लो, 2 लाख किराया ले लो, बट उस टावर में करोड़ों फोन्स की रेडिएशन आ रही होती हैं। तो उस फैमिली में रहने वाले और उनके आसपास रहने वाले लोगों को पता भी नहीं चलता कि 2, 4, 5 साल में उनकी तबीयत खराब होने लग जाती है और उन्हें ना ठीक होने वाली बीमारी लग जाती है, विच इज कॉल्ड कैंसर। याद रख लेना,
10th में पढ़ेंगे, दो प्रकार के इफेक्ट्स होते हैं जो ये रेडिएशंस करती हैं। एक इफेक्ट होता है सोमैटिक और एक होता है जेनेटिक। अगर सोमैटिक इफेक्ट हुआ है तो आप तो बीमार हो ही गए, आप बीमार हो गए, आपको नुकसान हो गया। अगर जेनेटिक इफेक्ट हुआ है तो आप के साथ साथ आपकी आने वाली पुश्तें, PUSH ते, अगर आपको जेनेटिक इफेक्ट हुआ है तो आप तो बीमार पड़ोगे, आपके बच्चे, आपके पोते, उनमें भी जेनेटिक इफेक्ट आएगा। हिरोशिमा और नागासाकी में जो न्यूक्लियर बॉम्ब फटा था वो तो फट के नुकसान पहुंचा गया बिल्डिंगों को, बट उसमें से जो रेडिएशन निकली थी, आज भी वहां पर बच्चे नॉर्मल पैदा नहीं होते। तो इसीलिए न्यूक्लियर वॉर वगैरह बोलने में तो आसान होती है, बट इसको ग्लोबल स्केल पे बहुत डिस्करेज करा जाता है। इससे वो लोग जो जिंदा है वो तो मरेंगे, आने वाली जनरेशन भी ढंग से पैदा नहीं हो पाएंगी और सरवाइव नहीं कर पाएंगी। तो ये याद रख लेना। अब ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है, बता चुका हूं, अनस्टेबल होते हैं। इनमें से लगातार रेडिएशंस निकलती हैं। जो रेडिएशंस निकलती हैं उन्हें बोलते हैं रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। अगर इनका सही इस्तेमाल किया जाए, सही इस्तेमाल बोले तो सही एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, हाथ के हाथ लिखते चलो, मैं भी लिखता लिखता चल रहा हूं, तुम भी लिखते लिखते चलो। पहला, दे आर यूज्ड इन न्यूक्लियर reactors to generate electricity। जी हां, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, इतनी एनर्जी इनके अंदर होती है। एग्जाम्पल, यूरेनियम 235 इज यूज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और एक बार अगर न्यूक्लियर रिएक्टर चल जाए तो 3 4 5 साल तक उसके आसपास भी जाने की जरूरत नहीं है, वो लगातार आपको बिजली प्रोड्यूस करके देता रहेगा। बिजली क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये याद रख लेना। इसके साथ एक और होता है प्लूटोनियम 239, ये याद रख लेना, प्लूटोनियम 239। ये दो आइसोटोप्स हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होते हैं। न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स से जो रेडिएशन निकलती हैं आर यूज्ड एज, मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेसर्स। ट्रेसर्स बोले तो डिटेक्ट करने वाले इन मेडिसिन इंडस्ट्री to detect the presence of ट्यूमर, के कोई कैंसर वैंसर तो नहीं है, या फिर कोई ब्लड क्लॉट तो नहीं है। ये याद रख लेना, ब्लड क्लॉट्स वगैरह चेक करने के भी काम आता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जी हाँ, कीमोथेरेपी वगैरह में भी यूज होता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ग्वाइटर नाम की बीमारी आपने सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे होगे। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट एनी लीकेज इन पाइप्स एटसेट्रा।
ये ध्यान से देख लीजिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये मुझे कराना था। मुझे पॉज कर लो, मुझे पॉज करने के बाद ये एक एक पॉइंट जरूर लिख लेना। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आता है, जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। ये लेक्चर हम रेडियो एक्टिविटी पे खत्म करते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, आबाद रहो और औरों को भी खुश रहने दो।